आदित्य ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। लाल किले पर हमले के आरोपी आतंकी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद आरिफ पर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, अशफाक साल 2000 में लाल किले पर हुए हमले का आरोपी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 2000 में लाल किले पर हमले के मामले में मोहम्मद आरिफ को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया। 22 दिसंबर 2000 को 3 घुसपैठियों ने लाल किले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 7वीं राजपूताना राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किले में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। इस मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने मोहम्मद आरिफ को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। मोहम्मद आरिफ ने निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है। ये फैसला एक सबक है उन सभी के लिए जो देश में अराजकता फैलाते हैं कि अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं, वो चाहे कितने ही क्यों ना हाथ पैर मार ले। अगर ऐसी गलती की है तो दया नहीं दिखाई जाएगी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात में पिछली बार की तरह इस बार भी 2 चरणों में चुनाव होंगे। वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। आयोग के अनुसार मतगणना हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। बता दें, गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव होने हैं और मतदान हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो 12 नवंबर को होगा। इस बार इस चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई हैं, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये तो दोनों प्रदेशों में 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। राजस्थान में आयकर विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई, बड़े व्यापारिक ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। राजस्थान के बीकानेर जिले में आयकर विभाग ने बड़ी रेड डाली है। एक ग्रुप के निवास और फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। जिन पर कार्रवाई हो रही है वो सभी एक ही ग्रुप के साझेदार बताए जा रहे हैं। बीकानेर शहर के प्रमुख किराना व्यापारी के यहाँ छापे पड़े हैं। नोखा में बीजेपी से जुड़े नेता और बीकानेर में एक पार्षद के यहाँ भी छापे मारे जाने की खबर है। नोखा के ग्रुप ने कोरोना काल में राशन सप्लाई का काम किया था। जोधपुर में आयकर विभाग ने 5 से 6 जगहों पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि एक शेयर ब्रोकर और अन्य व्यवसायियों के यहाँ छापे पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी प्रदेश के कई प्रतिष्ठित व्यापारी घरानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे थे। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापे मारे थे। मंत्री राजेंद्र यादव ने इसे पूरी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई बताया था। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन राज्यों में आए दिन छापे पड़ना अपने आप में ही इन विभागों पर सवाल खड़ा करता है कि क्या ये विभाग कहीं किसी के दबाव में तो नहीं काम कर रहे। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद 12% बढ़ी। अब तक किसानों ने 170.53 लाख टन की बिक्री।
खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू 2022-23 खरीफ विपणन सत्र में अब तक सरकारी दुकानों पर धान की खरीद 12% से बढ़कर 170.53 लाख टन पहुंच चुकी है। धान की बिक्री करने में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु के किसान सबसे आगे हैं। सरकार का लक्ष्य चालू सत्र में 771.25 लाख टन धान की खरीद करना है। पिछले वर्ष सरकार ने रिकॉर्ड 759.32 लाख टन धान की खरीद की थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र में 31 अक्टूबर तक धान की खरीद 12% की बढ़ोतरी के साथ 170.53 लाख टन हो गई है। पिछले साल की अवधि तक धान की खरीद 152.57 लाख टन थी। इसमें सबसे अधिक पंजाब के किसानों ने 107.24 लाख टन धान की बिक्री की है। पिछले साल की अवधि तक पंजाब से कुल 99.12 लाख टन खरीद की गई थी। हरियाणा में एक साल पहले इसी अवधि तक 48.27 लाख टन धान की खरीद की गई थी। इस साल राज्य से अब तक 52.26 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु में एक साल पहले इस अवधि तक 1.77 लाख टन धान की खरीद की गई थी, जो इस सत्र में बढ़कर 7.90 लाख टन पहुंच चुकी है। धान की बिक्री में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किसान पीछे हैं। पिछले वर्ष राज्य से इस अवधि तक 83.77 हजार टन धान की खरीद की गई थी। इस वर्ष ये घटकर 33.66 हजार टन रह गई है। उत्तराखंड से पिछले साल 2.35 लाख टन की तुलना में 2.46 लाख टन धान की खरीद की गई है। जम्मू कश्मीर से पिछले वर्ष 6.76 हजार के मुकाबले 11.17 हजार टन की खरीद की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में एक साल पहले की अवधि तक धान की खरीद 7.37 हजार टन थी। इस सत्र में अब तक 6.11 हजार टन की खरीद की गई है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने भारतीय पर रखा $10 लाख का इनाम। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की पुलिस ने 4 साल पहले समुद्र तट पर एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की कथित हत्या कर भारत भाग जाने वाले भारतीय चिकित्सा सहायक पर बड़ा इनाम घोषित किया। पुलिस ने राजविंदर सिंह को पकड़ने में मदद करने पर $10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। 7news.com की गुरुवार को प्रकाशित खबर के अनुसार टोया कार्डिगली अक्टूबर 2018 में केयर्स से 40 किलोमीटर दूर वॉगेंटी बीच पर अपने कुत्ते को घुमा रही थी, तभी उनकी हत्या कर दी गई। खबर के अनुसार इनिसफेल में कार्यरत नर्स राजविंदर सिंह मामले में प्रमुख संदिग्ध है, लेकिन वह कार्डिगली की हत्या के 2 दिन बाद देश से चला गया और अपनी पत्नी तथा 3 बच्चों को यहीं छोड़ गया। क्वींसलैंड पुलिस अब तक सिंह की तलाश में उसकी मदद करने वाले नागरिक को $10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने की पेशकश कर रही है। बेहतर मांग से भारत के सेवा क्षेत्र में तेजी, नौकरियों में लगातार 5वें महीने बढ़ोतरी। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में जबरदस्त तेजी देखी गई। नए कारोबारियों में मजबूत बढ़त और बेहतर मांग के चलते नौकरियों में भी बढ़ोतरी हुई है। बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स सितंबर के 6 महीने के निचले स्तर 54.3 से बढ़कर अक्टूबर में 55.1 हो गया, जो विकास की तेज रफ्तार की ओर इशारा करता है। लगातार 15वें महीने पीएमआई का आंकड़ा 50 से ऊपर बना हुआ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई अगर 50 से ऊपर है तो इसे अर्थव्यवस्था में प्रगति का संकेत माना जाता है, जबकि 50 के नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है। ट्विटर पर मची खलबली, अब 3000 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी में एलन मस्क। ट्विटर के मालिक अब एलन मस्क बन गए हैं और उसके बाद से ही कंपनी के कर्मचारियों के लिए बुरे दिन आते दिख रहे हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी की कमान संभालते ही
सीईओ पराग अग्रवाल सहित कई सीनियर अधिकारियों को हटा दिया था। अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क 3000 और कर्मचारियों को कंपनी से अलग करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ट्विटर के आधे कर्मचारियों को निकालना चाहते हैं। इन कर्मचारियों की संख्या 3700 के करीब है। इन एम्प्लॉयज को इस सप्ताह के अंत तक नौकरी से निकाले जाने की खबरें दी जाएंगी। अब तक इस बारे में एलन मस्क या ट्विटर की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा ट्विटर की वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सुविधा को भी एलन मस्क ने खत्म कर दिया है। टेस्ला की तरह ही एलन मस्क जल्द ही ट्विटर के सभी कर्मचारियों से ऑफिस आकर काम करने को कह सकते हैं। अनुपम खेर को द कपिल शर्मा शो में देख फैंस हुए नाराज। एक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में द कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड के लिए शूट किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन अनुपम खेर का ये पोस्ट देख कुछ फैंस नाराज हो गए। फैंस हैरान हैं कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर अनुपम खेर द कपिल शर्मा शो में कैसे चले गए। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर द कपिल शर्मा शो के शूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस नाराज हैं। उन्होंने अनुपम खेर को वो समय याद दिलाया जब तक कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा ने उन्हें अपने शो में नहीं बुलाया था। उसकी नाराजगी तब अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर जाहिर की थी। द कश्मीर फाइल्स मार्च 2022 में रिलीज हुई थी और तब कपिल शर्मा ने फिल्म के मेकर्स या कास्ट को शो में नहीं बुलाया था। फैंस ने अनुपम खेर को वही वाकया याद दिलाया है और कहा कि तब उनके साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो सब भूल गए हैं। हालांकि बाद में अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में क्यों नहीं गए थे। अनुपम खेर ने कहा था कि उन्होंने द कपिल शर्मा शो में जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि द कश्मीर फाइल्स एक सीरियस मुद्दे पर बनी फिल्म थी। अक्षय कुमार करने जा रहे मराठी डेब्यू। हिंदी फिल्मों के बाद अब मराठी फिल्मों में मचाएंगे तहलका। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अब मराठी फिल्मों में तहलका मचाएंगे। जी हाँ, अक्षय कुमार ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है और अपनी पहली मराठी फिल्म का ऐलान किया है। अक्षय कुमार निर्देशक महेश मांजरेकर की वेडात मराठे वीर डाडले 7 से मराठी डेब्यू करने जा रहे हैं। वेडात मराठे वीर डाडले 7 एक मराठी फिल्म होगी जिसका निर्देशन महेश मांजरेकर करेंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म का हाल ही में एक इवेंट आयोजित किया गया था। अक्षय ने मराठी डेब्यू और अपने किरदार पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लिए ये एक सपने के साकार होने जैसा है। मुझे लगता है कि बिग स्क्रीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को दर्शाना और निभाना खुद में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बता दें, वेडात मराठे वीर डाडले 7 में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं बल्कि 7 मराठा वीरों की कहानी को पर्दे पे दिखाया जाएगा। ऐसे में जानकारी के मुताबिक फिल्म में छत्रपति शिवाजी बने अक्षय का किरदार काफी बड़ा नहीं लेकिन अहम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 2023 में दिवाली पर रिलीज हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये साल खिलाड़ी कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा क्योंकि उनकी फिल्मों ने इस बार कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार फिल्म द एंड से डिजिटल डेब्यू भी करेंगे। बहरहाल अक्षय कुमार मराठी लोगों पर अपना जादू दिखा पाते हैं या नहीं, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये खबर देकर खिलाड़ी कुमार ने अपने फैंस के चेहरे पर खुशी जरूर ला दी।